नमस्कार फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग 29 मार्च और 30 मार्च की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से। और आपसे विनम्र निवेदन कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। इसके साथ साथ आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो आप जब ये देखते हैं इस पूरी क्लास को, तो इसमें जो है वीडियो स्किप मत किया करिए। इससे क्या होता है कि हो सकता है बीच में कोई चीज़ आपको ना समझ में आए या कोई भी मेजर करंट अफेयर है वो छूट जाए। इससे क्या होगा कि आपके जो एग्ज़ाम में हो सकता है वो करंट अफेयर से संबंधित कोई प्रश्न आता है, तो हो सकता है कि आप करने में सक्षम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज ऑपरेशन टू असिस्ट म्यांमार आफ्टर द अर्थक्वेक? तो म्यांमार में अभी रिसेंटली 28 मार्च को अर्थक्वेक आया और उसके बाद जो है वहाँ भारी तबाही हुई। 7.7 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक था और 1,000 से ज़्यादा लोगों की इसमें जो है मृत्यु होने की संभावना है। अभी तक 1,000 लोग जो है मृत्यु हो चुके हैं, इसकी पुष्टि जो है की गई है अर्थक्वेक के बाद। तो भारत ने जो है इसको जो है म्यांमार के लिए सहायता देने के लिए मोदी जी ने जो है बात करी है। म्यांमार में वहाँ पर जो है सेना का शासन है और सीनियर जनरल हैं वहाँ के मिन ओंग हायांग। मिन ओंग हायांग से इन्होंने बात करी है रिलीफ पहुँचाने के लिए म्यांमार में। और ये इन्होंने स्टार्ट भी कर दिया है। हमारे जो एयरफोर्स का जो एक विमान है जो C-130 है, तो C-130 को जो है यहाँ से छोड़ा गया है हिंडन एयरपोर्ट जो गाजियाबाद का है वहाँ से, और रंगून के लिए। ठीक है। तो ये जो अर्थक्वेक आया है ये बेसिकली किस जगह पे आया है? तो मेनली जो जगह है इसका जो मेन एपिसेंटर है वो एपिसेंटर जो है वो मांडले में है। और मांडले याद रखिएगा इम्पोर्टेंट जगह है इसलिए भी क्योंकि बाल गंगाधर तिलक को जो है गिरफ्तार करके जब केसरी और मराठा में जो है इन्होंने लेख लिखा था अंग्रेज सरकार के खिलाफ, तो इनको वहाँ पर जो है जेल हुई थी उसके लिए और मांडले जेल ये भेजे गए थे। ठीक है। तो ये जो है ऑपरेशन स्टार्ट किया है अभी, ऑपरेशन ब्रह्मा। 29 मार्च से ये ऑपरेशन ब्रह्मा स्टार्ट हुआ है म्यांमार को सहायता पहुंचाने के लिए। और इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन ब्रह्मा टू असिस्ट म्यांमार आफ्टर द डिवास्टिंग अर्थक्वेक। ये अर्थक्वेक जो है म्यांमार में जो है 28 मार्च 2025 को आया है, 2 दिन पहले। और इसने जो है बहुत बड़ी तबाही की है। 1,000 लोगों से ज़्यादा जो है ये अभी तक रिपोर्ट किए गए हैं। मोर देन 1,000 पीपल जो हैं वो एक्सपायर्ड हो चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, डाइड हो चुके हैं वो अर्थक्वेक के कारण। पीएम मोदी जी ने यहाँ म्यांमार के जो सीनियर जनरल हैं मिन ओंग हलियांग, उनसे जो है ये रिलीफ एफर्ट्स के लिए उनसे बात की है। और भारत ने जो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है एक तरह से जो मानवीय सहायता है, जो भी सहायता पड़ती है उसके लिए वो इन्होंने जो है हमारे देश की तरफ से C-130 एयर क्राफ्ट जो है उसको भेजा गया है अ, वहाँ पर रंगून में, और जो सहायता प्रदान करने के लिए। तो ये जो है अर्ली सैटरडे को 29 मार्च 2025 मॉर्निंग व्हेन द C-130 एयरक्राफ्ट of Indian Air Force took off from the Hindan Air Base and landed Yangon। और ये जो है ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के द्वारा भेजा गया वहाँ पर रंगून में उतरा है। और ये जो है हिंडन एयरपोर्ट से भेजा गया जो कि गाजियाबाद में स्थित है। ठीक है। और फील्ड हॉस्पिटल का भी अरेंजमेंट किया गया वहाँ, उसको भी जो है यहाँ से भेजा गया है भारत की तरफ से, आगरा से ही। इसी ये जो फील्ड हॉस्पिटल है ये आगरा से भेजा गया है। और ये सेम फील्ड हॉस्पिटल है जो ऑपरेशन दोस्त में जो यूज़ हुआ था टर्की के लिए, जो फरवरी 27 2023 में जो वहाँ पर आपदा आई थी। तो ये टोटल स्ट्रेंथ जो है इस फील्ड ऑफ हॉस्पिटल की वो 118 है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। वेयर वाज अ न्यू 5.4 गीगावाट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनॉग्रेटेड? अभी हाल ही में 5.4 गीगा हर्ट्स की जो गीगावाट की जो सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो कहाँ पर हो रही है? अभी हाल ही में इसका इनॉग्रेशन किया गया, उद्घाटन किया गया। तो
नवसारी में ये उद्घाटन किया। नवसारी में ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है ये सोलर सेल की ये वहाँ पर जो है इस्टेब्लिश हुई है और इसका उद्घाटन किया गया है नवसारी में। ये जो है गुजरात में पड़ता है। तो इंडिया सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी विल इंक्रीज टू 125 गीगावाट। अ, इसको कहा गया है कि 125 गीगावाट जो है ये 2030 तक जो है भारत की जो ये सोलर सेल की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो हो जाएगी। और इससे जो है 125 गीगावाट 2030 तक बोली गई है और इस समय जो है ये 80 गीगावाट है। तो वारी एनर्जीज लिमिटेड ये जो है 5.4 गीगावाट का जो सोलर सेल फैसिलिटी है नवसारी में गुजरात में, इसको जिम्मेदारी सौंपी गई है इस कंपनी को इसको लगाने के लिए फैसिलिटी को। और अभी जो है इंडिया की करंट रिन्यूएबल एनर्जी जो है कैपेसिटी, यानी जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है वो पूरा जैसे पवन ऊर्जा है या सौर ऊर्जा है, जिससे जो है कार्बन एमिशन नहीं होता है। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा का जो अभी तक कैपेसिटी है भारत की वो 220 गीगावाट है। और इसको जो है 500 गीगावाट जो है ये टारगेट लिया गया है 2030 तक। इंडिया इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम करने, विद्युत ऊर्जा को कंज्यूम करने के लिए जाना जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, जो इसके लिए थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है पूरे विश्व में और तीसरा लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर भी है। उत्पादन भी जो है यहाँ पे जितनी रिन्यूएबल एनर्जी जो उत्पादन होती है भारत में वो पूरे विश्व में जो तीसरा स्थान है इसका भारत का। तो इंडिया हैज़ लॉन्च वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्लांट। तो ग्रीन अमोनिया प्लांट जो है वो अभी हाल ही में भारत में ये जो गोपालपुर में ये बनाया जा रहा है और ये जो है उड़ीसा में इसको जो है अ, ये स्टार्ट किया गया है। और इसकी जो है डेली कैपेसिटी जो है 1500 टन ये ग्रीन अमोनिया बनाता है। दिस प्लांट विल बी कम्प्लीटली पावर्ड बाई रिन्यूएबल एनर्जी। और ये पूरी तरह से जो है ये प्लांट जो है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है उस पर डिपेंड है। ठीक है। तो ये इंडियाज लार्जेस्ट जो ग्रीन इंडिया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है वो 269 गीगावाट से 459 गीगावाट इसका प्लान है करने का भारत का, इसको जनरेशन करने का, ग्रीन इंडिया बनाने का पूरी तरह से जो ग्रीन एनर्जी का है वो 10 साल में, आने वाले 10 साल में 459 गीगावाट करने का ये प्लान है। और इंडिया का जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है इस समय वो 4% से कम है योगदान पूरे विश्व में। तो पूरे विश्व में जितना योगदान अन्य देशों का है उसे जो है अभी जो है पूरे 100% में से 4% जो है ग्रीन हाउस का एमिशन होता है जो इंडिया में वो 4% है ओवरऑल वर्ल्ड के। ठीक है। नेक्स्ट कुछ करंट अफेयर्स पर आते हैं। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट टोटल लेप्रोस्कोपिक विपिल ऑपरेशन परफॉर्म। देखिए लेप्रोस्कोपिक विपिल ऑपरेशन जो है ये संबंधित है अ, पाचन तंत्र से। तो इसमें जो है ये एक ऑपरेशन किया गया और ये ऑपरेशन जो है एम्स दिल्ली के द्वारा किया गया। और एक ये लड़की जो थी उसका ऑपरेशन किया गया था, 11 साल की लड़की थी और ये ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल रहा। और पूरे यंगेस्ट जो पेशेंट थी ये पूरे वर्ल्ड की, तो 11 साल की उम्र में इसको जो है एक तरह से कह सकते हैं कि कैंसर हुआ। और ये लेप्रोस्कोपिक विपल जिसको बोला गया और स्पैम नाम का ये जो कैंसर है, ये जो पेंक्रिया में हुआ है, पेंक्रिया का कैंसर बोला जाता है या पेंक्रियाटिक ट्यूमर बोला जाता है। तो ये क्या है अग्नाशय में होता है और वहाँ पे इसका जो पूरा इलाज यही है कि पूरी तरह से ये अग्नाशय जो है वहाँ से इसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये ऑपरेशन जो है कहाँ परफॉर्म हुआ, ये जो है एम्स दिल्ली में ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ और ये बहुत सफल रहा। और ये पूरे विश्व में जो है सबसे कम उम्र की बच्ची है, जो 11 साल की बच्ची है, वो घरवा झारखंड में पड़ता है, वहाँ की रहने वाली है। इसमें नाम नहीं दिया गया है कि उस बच्ची का नाम क्या है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है दिल्ली के सक्सेसफुली परफॉर्म फर्स्ट टोटल लेप्रोस्कोपिक विपिल ऑपरेशन ऑन अ
11-year-old गर्ल मेकिंग हर यंगेस्ट पेशेंट ये है रही है पूरे विश्व की, जो इस कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर के थ्रू जो है इसको लेप्रोस्कोपिक रूट के थ्रू जो है ये कैंसर को रिमूव किया गया, एक तरह से इसके पार्ट को जो है पूरी तरह से बॉडी से हटा दिया गया। तो ये जो यंग पेशेंट है ये गरवा झारखंड की रहने वाली हैं, और ये रेयर पेंट्रियाटिक ट्यूमर, ये जो अग्नाशय में जो ट्यूमर हो जाता है तो उसकी उसको ये कहा जाता है स्पेन, और ये इसका नाम होता है सॉलिड स्यूडो पैपिलरी इपिथेलियल न्यूप्लाज्म। ये स्पेन का नाम है। ये स्पेन जो है इसको पेंक्रियाटिक ट्यूमर के नाम से आ जाता है ये, और स्पेन जो है ये रेयर होता है कुली जो खास तौर से जो बोला जाए तो फिर जो 11 से लेकर 30 साल की उम्र तक की जितने भी महिलाएं होती हैं उनके या बच्चे होते हैं उनके उनमें ये पाया जाता है, उनमें ये इसके होने की संभावना ज़्यादा होती है। और ये हाईली क्यूरेबल कैंसर होता है और पेंक्रियाज में, जिसको कि जो है यंग वुमेन को ये अफेक्ट करता है सेकेंड एंड थर्ड डिकेट्स, कहने का मतलब 11 से लेके 30 साल की उम्र तक के वुमेन पे। फिर लेप्रोस्कोपिक विपिल सर्जरी जो है ये हाईली कॉम्प्लेक्स है और रेयरली डन इन चिल्ड्रन, बच्चों में ये की जाती है। डॉक्टर अंजन कुमार दुआ इस टीम के हेड थे जिन्होंने ये सर्जरी की और इसमें सफलता पाई है। तो एम्स दिल्ली के द्वारा ये किया गया है, और सर्जिकल टीम को जो हेड कर रहे थे, लीड कर रहे थे, वो थे डॉक्टर अंजन कुमार दुआ। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट रिलीजियस इवेंट डिड सीएम यूपी, हमारे जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके द्वारा जो है ये सभी ऑफिशियल्स को, सभी कार्यालयों को ये इंस्ट्रक्ट किया गया है, निर्देश दिया गया है कि आने वाले चैत्र रामनवमी जो है इसको हर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाएगा, प्रत्येक जिले में मनाया जाएगा। तो इसमें जो है क्या किया जाएगा, उसको उसमें जो है अखंड पाठ किया जाएगा रामचरितमानस का। पूरे 24 घंटे का ये पाठ होगा, और ये रामनवमी को जो है हर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाएगा। तो ये अखंड पाठ जो है ये 5 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 6 अप्रैल को इसकी समाप्ति होगी। श्री राम जन्मभूमि टेम्पल जो है, जो अयोध्या में जो रामलला का मंदिर है, वहाँ पर जाकर के इसकी समाप्ति होगी अप्रैल 6 में, और वहाँ पर जो है सूर्य तिलक किया जाएगा रामलला का, और ये जो है अखंड पाठ का जो है कंक्लूड वहाँ पे ही इसको जो है कंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि यूपी गवर्नमेंट ने जो है सभी जितनी भी अ, जो दुकानें हैं या फिर जो मीट की जो शॉप्स हैं उनको जो है पूरी तरह से क्लोज करने की बात कही गई है इसमें, कि ये जो 500 मीटर के दायरे से अगर कोई मंदिर है तो वहाँ से 500 मीटर के दायरे तक कोई भी मीट जो है वो दुकान होगी वो नहीं खोली जाएगी। स्ट्रिक्टली इसको पालन किया जाएगा, और साथ साथ जो है मीट खाने पर प्रतिबंध होगा 6 अप्रैल को, जिस दिन रामनवमी होगी। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड द क्लोजर ऑफ ऑल मीट शॉप्स ऑन चैत्र राम नवमी अप्रैल 6। द बैन ऑन मीट सेल्स विद इन 5 मीटर रेडियस ऑफ द रिलीजियस प्लेस विल बी इन्फोर्स थ्रू आउट द 9 डे फेस्टिवल। तो 9 दिन जो है पूरे दिन, पूरे जो 9 दिन जो है जो जो रामनवमी जैसे होती है तो यहाँ पे जो है ये दुर्गा जी का जो है ये पूजा होती है ये नवरात्रि की। तो नवरात्रि की नवरात्रि होने के जो 9वां दिन होगा उसके बाद में वो रामनवमी के नाम से जाना जाता है। उसको जो है ये भारत का जो हिंदू कल्चर का ये बहुत बड़ा त्यौहार है, और इसको 6 अप्रैल के दिन मनाया जाएगा। सारी मीट शॉप्स को क्लोज किया जाएगा, और इसमें ये भी निर्देश दिए गए हैं कि इस फोकस ऑन मेंटेनिंग पीस, शांति और जो डिवोशन है एंड द रिलीजियस हार्मनी है उसको बनाए रखना है उत्तर प्रदेश में। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो है 24 घंटे की जो है जो बिजली की जो आपूर्ति जो है पूरी तरह से की जाएगी। कहीं पर भी जो है पूरे राज्य में बिजली नहीं जाएगी, 24 घंटे तक बिजली जो है पूरे सभी शहरों में और सभी कस्बों में दी जाएगी चैत्र रामनवमी को।
नेक्स्ट आते हैं, वेयर इज द आईआईएम अहमदाबाद लॉन्चिंग इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस। आईआईएम अहमदाबाद जो है ये पहला अपना कैंपस जो है देश के बाहर खोलने जा रहा है सितंबर 2025 में। ये कहाँ पर ये खोला जाएगा, तो ये जो है दुबई में खोला जाएगा, यूएई में। तो आईआईएम अहमदाबाद इज लॉन्चिंग इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन दुबई यूएई इन सितंबर 2025 में ये खोला जाएगा। आईआईएम अहमदाबाद विल बी द फर्स्ट आईआईएम टू इस्टेब्लिश अ कैंपस आउटसाइड इंडिया। भारत के बाहर जो है ये पहला किसी आईआईएम के द्वारा खोला जाने वाला ये कैंपस है। तो ये आईआईएम अहमदाबाद के द्वारा खोला जा रहा है। और इसके डायरेक्टर जो हैं आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर भारत भास्कर मेड अनाउंस, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है। ये 60th कॉन्वोकेशन जो दीक्षांत समारोह 60वां दीक्षांत समारोह आईआईएम अहमदाबाद में हो रहा है उसमें इन्होंने ये बात बताई है। और 60th कॉन्वोकेशन सेरेमनी में इसमें ये जो है ये लुइस खां प्लाजा जो है, ये जगह का नाम है अहमदाबाद में, लुइस खां प्लाजा में ये दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। और साथ में डॉक्टर एस सोमनाथ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट खबर है ये है कि डॉक्टर एस सोमनाथ जो इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं, जो पूर्वाध्यक्ष हैं इसरो के, उनको जो है इसमें चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था, ठीक है, इस कॉन्वोकेशन में। नेक्स्ट आते हैं, इन विच इंडियन स्टेट इज चाइनीज इलेक्ट्रिक कार मेकर BYD इज प्लानिंग टू सेटअप इट्स फर्स्ट प्लांट इन इंडिया। किस भारतीय राज्य में चाइना की जो BYD, ये एक कार मेकर कंपनी है, इलेक्ट्रिक कार के मेकर कंपनी है, ये प्लांट लगाने जा रही है। तो ये किस राज्य में अपना पहला प्लांट लगाने जा रही है। और साथ साथ में ये भी खबर आ रही है कि टेस्ला जो है, इलॉन मस्क की टेस्ला जो कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, उसका भी यहाँ पर प्लांट लगाने का विचार है। तो वो भी यहाँ पर होना है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि हम लोग जल्दी से ही इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट करेंगे। तो ये जो है तेलंगाना में ये इस्टेब्लिश करने जा रही है अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो BYD ये चाइनीज़ कंपनी है और इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर, सेटअप इज फर्स्ट इंडियन प्लांट इन तेलंगाना। तो प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन अप्रूवल फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के द्वारा ये अप्रूवल जो है लिया गया है, इस पर जो है लिया जाएगा। या फिर तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो है ये एक तरह से नियामक संस्था है जो FDI, जितनी भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती हैं या जो भी भारत में जो है विदेशी कंपनियों के द्वारा जो प्लांट्स लगाए जाते हैं या जो भी निवेश किया जाता है, उसमें जो है FIPB का जो इसमें जो है उसका निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है। उसके द्वारा जो है FIPB के द्वारा उसको पास करवाना ज़रूरी होता है। तो उसके रूट से ही, जैसे बैंकिंग सेक्टर में RBI है, वैसे FIPB है, इसके द्वारा जो है अप्रूवल लेना आवश्यक होता है। तो इसकी संस्तुति जो है लेने के लिए जो है ये इस पर डिपेंड करेगा कि FIPB उसको जो है इस कंपनी को यहाँ पर प्लांट लगाने की अनुमति देता है कि नहीं। और ये प्लांट जो है तेलंगाना में लगाया जा रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने BYD के लिए 200 एकड़ भूमि जो है, ये चंदावेली जगह है, वहाँ पर ये प्लांट वहाँ पर लगाया जाएगा। उसके लिए 200 एकड़ भूमि देने की बात कही है। और ये ओलेक्ट्राज इलेक्ट्रिक बस प्लांट, एक और जो कंपनी है ओलेक्ट्राज इलेक्ट्रिक बस प्लांट जो है इलेक्ट्रिक बस बनाई जाएगी, उसके लिए जो प्लांट लगने जा रहा है उसके साथ साथ उसमें पार्टनरशिप है, ये BYD की उससे पार्टनरशिप भी है। तो वो भी जो है साइट उसके नज़दीक ही है। ये एरिया जो है आउटर रिंग रोड जो है वहाँ पर एंड रीजनल रिंग रोड RRR और ORR, इनके बीच में ये एरिया जो है डेवलप किया जा रहा है एक हब के रूप में फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये एक बहुत बड़ा हब है, बनाया जा रहा है तेलंगाना में। और ये जो है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के ये हब जो है ये सेकेंडरी सेक्टर को लेकर के बनाया जा रहा है। इसमें खास तौर से फार्मा, लाइफ साइंसेस, एरोस्पेस, डिफेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सोलर इंडस्ट्रीज, ये सभी के प्लांट्स जो हैं ये सेटअप होंगे। तो ये एक बड़ी योजना है तेलंगाना सरकार की। और तेलंगाना सरकार जो है ये इंश्योर करेगी कि लैंड अवेलेबिलिटी जो हो और साथ साथ में इन्वेस्टर का भी सपोर्ट मिले। तो इसमें जो है जो इन्वेस्टमेंट करने वाले जो इम्पोर्टेंट इन्वेस्टर्स हैं वो भी
सपोर्ट करें इसको, जाके तो कि तेलंगाना में जो ये है एक अच्छी पहल है तेलंगाना सरकार के द्वारा, और इससे जो है देश में जो है नौकरियों को भी जनरेट किया जाएगा, तो ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी ये फायदेमंद होगी। ठीक है, तो इसके साथ साथ इंडिया की जो जीडीपी है उसमें भी अच्छी ग्रोथ होने की संभावना है। नेक्स्ट आते हैं, हु अनाउंसेस द इंटरेस्ट रेट्स ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम। अच्छा, स्मॉल सेविंग स्कीम है जो छोटी बचत योजनाएं हैं, उनमें उनको जो है उसकी जो ब्याज दर है उसको कौन तय करता है, तो ये जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री तय करती है। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि ये जो इनका इंटरेस्ट रेट ये आरबीआई नहीं करती है। ठीक है, आरबीआई जो है वो बैंकों से संबंधित जो भी इंटरेस्ट रेट होते हैं उनको जो है उनकी उनको जो है उनकी नियामक संस्था है उनको चेंज करने की उसको आरबीआई करती है। और यहाँ पर ये जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री वित्त मंत्रालय जो है ये सभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं इसकी इंटरेस्ट रेट को जो है रेगुलेट करती है और चेंज करती है या फिर उसको जो है बनाए रखती है। तो इन गवर्नमेंट हैज़ केप्ट स्मॉल सेविंग इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड, तो इसको अभी भी जो है अनचेंज रखा गया है। और ये 5th कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर है। 5th कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर मतलब 5वां लगातार जो है ये तिमाही में जो ये रिलीज होता है इंटरेस्ट रेट, तो ये जो है अनचेंज रखा गया है। लगातार जो है ये इसको जो है परिवर्तित नहीं किया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए ये 8.2% इंटरेस्ट रेट है अप्रैल से जून 2025 में। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ में जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1 इंटरेस्ट रेट परसेंटेज रखा गया है। और 3 ईयर टर्म डिपॉजिट जो है 3 साल की जो टर्म डिपॉजिट होती है, कह सकते हैं एफडी होती है, उसके लिए भी जो इंटरेस्ट रेट है वो कंटिन्यू है, जितना पहले रखा गया वो भी 7.1% है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के लिए जो है 7.7% इंटरेस्ट रेट है। किसान विकास पत्र के लिए जो है ये इन्वेस्टमेंट मैच्योर्स इन 115 दिन में, ये किसान विकास पत्र जो है ये मैच्योर होता है, और ये जो है ये 7.5% इंटरेस्ट रेट पर ये भी जो है अपरिवर्तित रखा गया है। और पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट जो है जो भी एफडी है जो पोस्ट ऑफिस में, उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 4%, ये लगातार जो है रखा गया है ये इंटरेस्ट रेट। और ये जो टोटल इंटरेस्ट रेट है ये अनचेंज रखा गया है लगातार 5th कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर के लिए। ठीक है, लगातार 5वीं जो तिमाही है उसको लेकर के अभी तक उतना ही है, उसमें कोई अनचेंज रखा गया, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, तो मंथली इनकम स्कीम जितनी भी हैं उनके लिए इंटरेस्ट रेट है 4.4%, वो भी वही रखा गया है, सेम रखा गया है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री नोटिफाई स्मॉल सेविंग इंटरेस्ट रेट एवरी क्वार्टर, तो हर क्वार्टर में ये इंटरेस्ट रेट को रिव्यू करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री, लेकिन अभी तक जो है इसको अनचेंज रखा गया है, कोई भी चेंज नहीं किया गया है। लास्ट रिवीजन जो किया गया था स्मॉल सेविंग इंटरेस्ट रेट्स का वो 4th क्वार्टर में किया गया था 2023-24 के, यानी 4th क्वार्टर कहने का मतलब है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 4th क्वार्टर था जो 2023-24 का। उसमें जो है ये एक बार जो ये सारी जो इंटरेस्ट रेट बताए हैं मैंने तब चेंज किए गए थे, तब से लेके अभी तक जो है कोई चेंज नहीं किए गए हैं। और इनको जो है खास तौर से कौन किसकी जो है ये अधिकार क्षेत्र में आता है, ये आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधिकार क्षेत्र में इनको इनके इंटरेस्ट रेट को चेंज करना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट डेंजरस कंट्रीज टू ड्राइव। भारत की कितनी रैंक है या किस अ, अ, जो स्थिति पर आता है, या भारत का जो रैंक है कहेंगे कि वो किस स्थान पे है, कि जो जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें डेंजरस कंट्री कौन सी है, मोस्ट डेंजरस कंट्री जिसको जो ड्राइविंग के लिए बोली जाती है। तो इसमें जो है इंडिया का जो स्थान है वो 49th है। तो इंडिया जो है 49th कहने का मतलब है जो टोटल में से ये जो है अ, बहुत ही बॉटम लाइन पर ये रहता है। और यहाँ पे जो एक तरह से ड्राइविंग की जाती है जो भारत में वो अच्छी ड्राइविंग नहीं बोली जाती है। इंडिया की रैंक 49th आई है इसमें। और ये जो है एक संस्था है या कह सकते हैं एक वेबसाइट है, जूटोबी।
zotobi.com के द्वारा ये इसको जो है जारी किया गया है। और साउथ अफ्रीका को जो है इसमें सबसे डेंजरस ड्राइव करने वाली जो कंट्री बताया गया है। तो जितने भी ये बसेस और कार ये सब रन होती हैं और जो एक्सीडेंट्स होते हैं, तो एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर जो मोस्ट डेंजरस कंट्री बताई गई है ड्राइविंग के लिए, वो 49th रैंक जो है वो इंडिया की हाई है। ठीक है, 49th रैंक। ठीक, तो ये साउथ अफ्रीका जो है ये मोस्ट डेंजरस कंट्री बताई गई है ड्राइव करने के लिए। और ये जो है ये zotobi.com के द्वारा ये सर्वे किया गया है। इंडिया इज रैंक 49th, मेकिंग इट वन ऑफ द बॉटम 5 मोस्ट डेंजरस ड्राइविंग कंट्री। बॉटम 5 में आया है। निचले सबसे 5 जो कंट्रीज हैं उनमें इंडिया का नाम है। और यूएस की रैंक जो है वो 51 है, वहाँ पे भी जो है ये 3rd मोस्ट डेंजरस ड्राइविंग कंट्री है। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर जो है जो भी गाड़ी ड्राइव की जाती हैं वो एक तरह से वहाँ पे जो दुर्घटना होने की संभावना जो है वो ज़्यादा होती है। तो उस केस में जो है यूएस की 51 रैंक है, इंडिया की 49th रैंक है, और साउथ अफ्रीका जो है वर्स्ट कंट्री है इस केस में, कि सबसे ज़्यादा दुर्घटना की संभावना जो है ड्राइविंग करते हुए वो साउथ अफ्रीका में होती है। ठीक, नॉर्वे सेफेस्ट कंट्री बोला गया है, सबसे ऐसा कंट्री बोला गया है जिसमें ड्राइविंग को लेकर के कोई भी दुर्घटना नहीं होती है, या बहुत जो चांसेस जो हैं बहुत निग्लिजिबल चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि ड्राइविंग करते समय कोई घटना हो। 4 लगातार जो साल रहे हैं, इन 4 सालों में सबसे सेफेस्ट कंट्री बोला गया है नॉर्वे को ड्राइविंग के मामले में। स्टडी जो है ये 53 कंट्रीज को लेकर के ये की गई थी, जो कि स्पीड लिमिट, पहला तो कि कितनी तेज़ी से जो है गाड़ी को चलाया जाना है, जो कोई भी व्हीकल है उसकी बात है, मेनली जो है कार हो गई या एक्सयूवी हो गई। तो स्पीड लिमिट पहला, तो दूसरा एल्कोहल लिमिट, तो जो ड्राइवर है वो एल्कोहल लेकर के जो गाड़ी चलाता है, तो वहाँ पर उसको भी लिया गया है कि कितने ड्राइवर जो हैं 100 में से मान लीजिए कितने ड्राइवर, एक परसेंटेज बेस को लिया है कि सबसे ज़्यादा जो एल्कोहल लिमिट को लेकर के, एल्कोहल को लेकर के जो ड्राइवर जो हैं चलते हैं एक तरह से शराब पी करके, तो उस केस को भी इसमें जो है शामिल किया गया है, एनालाइजेशन उसका किया गया है। और तीसरा जो है रोड डेथ्स, तो रोड में जो है कितनी डेथ होती हैं, तो उन डेथ के रेट के हिसाब से भी इसको जो है ये सर्वे किया गया। और ये सर्वे जो है zotobi.com जो पोर्टल है उसके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ग्लोबल एवरेज रोड ट्रैफिक डेथ जो है वो 8.9 था, और इससे घट करके जो है 6.3 पर लाख पीपल पे आ गया है। मतलब 1 लाख में जो है 6.3 जो है ये ट्रैफिक डेथ होती हैं, और पहले ये जो होती थी वो 8.9 थी। ठीक है, तो zotobi.com इज एन इंटरनेशनल ड्राइवर एजुकेशन कंपनी है ये, तो इसके द्वारा ये स्टडी की गई है, ये सर्वे किया गया है। रिपोर्ट हाईलाइट्स रोड सेफ्टी के बारे में, चैलेंजेस क्या हैं उनके बारे में इसने रिपोर्ट बताई है, और डिफरेंट कंट्रीज़ को, पूरे वर्ल्ड वाइड में जो है कंट्रीज़ हैं 53 कंट्रीज़ को इन्होंने लेकर के ये रिपोर्ट दी है। तो उसमें इंडिया का रैंक कितना है, 49th है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। हाल ही में यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर हैं, तो गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय जो है अमित शाह जी के पास है, इनके द्वारा जो है एक टैक्सी सर्विस लॉन्च की गई है, या अनाउंस की गई है, अभी लॉन्च नहीं की है, अनाउंस करी गई है। वो जो है कोऑपरेटिव सेक्टर को लेकर के है, तो कोऑपरेटिव बेस्ड टैक्सी सर्विस, यानी यहाँ में सहकार टैक्सी सर्विस, टैक्सी सेवा जो है ये लॉन्च की गई है। तो टैक्सी सहकार टैक्सी नाम है इसका, इसको जो है अनाउंस किया गया है। और ये भी जो है एक उबर और जो ओला उबर है उनके जैसी ये एक टैक्सी सेवा होगी, बस इसमें जो है सहकारिता का जो है ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा, और ये सहकारिता पर एक तरह से बेस्ड होगी। तो ये सहकार टैक्सी सेवा जो है ये बेस्ड ऑन ओला एंड उबर की जैसी टैक्सी सेवा उसी की तरह होगी। और इस व्हीकल विल बी इंक्लूडेड अंडर दिस सहकार टैक्सी सर्विस, इसमें जो है 2 व्हीलर, रिक्शा, टैक्सीज और 4 व्हीलर्स
ये सारी चीज़ें जो हैं अवेलेबल होंगी। और इससे ये क्या है कि जो सहकार टैक्सी सर्विस जो होगी, इसके माध्यम से जो है एक नए तरह के जो टैक्स है वो भी जो है इसमें अलाउ किया गया है, वो है सहकार कर। तो ये सहकार कर जो है ये भी इसके माध्यम से जो है इसको सरकार द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, लाया गया है। तो प्राइमरी गोल क्या है? बेसिकली प्राइमरी गोल सहकार टैक्सी सेवा का तो इसका जो मूल उद्देश्य क्या है? तो जो मूल उद्देश्य है कि टू प्रोवाइड डायरेक्ट बेनिफिट एंड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। सीधे सीधे जो है डीबीटी जैसे होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, तो बैंक में जो है जो इसका भी खाता होता है, तो कोई योजना के तहत अगर किसी व्यक्ति को कोई जो सरकारी सहायता मिल रही है, तो उसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो है जो भी धन आवंटित किया जाता है, तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति के जो है खाते में वो धन जाता है, और वो एक तरह से उसको जो है हेल्प करने के लिए होता है। तो ठीक उसी तरह से जो है फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की बात कही गई है यहाँ पर। एक तो वित्तीय इसको जो है समावेशन की बात की गई है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कह सकते हैं, या वित्तीय सशक्तिकरण की बात कह सकते हैं। तो वित्तीय सशक्तिकरण जो है ये ड्राइवर्स के लिए होगा, और साथ साथ में ये ड्राइवर को डायरेक्ट बेनिफिट देगा। ये जो है इनके खातों में ये है, इसका जो है पैसा जाएगा। तो ये सहकार टैक्सी सेवा जो है इसको लॉन्च करने की योजना जो है ये बनाई गई है। इसके साथ साथ जो है इंश्योरेंस कंपनी जो है वो भी इस्टेब्लिश की जाएगी सरकार के द्वारा, जिसका नाम होगा कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी। तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया है सहकार टैक्सी सर्विस का, ये जो है सहकार से समृद्धि, ये जो है इसकी जो इनिशिएटिव है, इसको लिया गया है सहकार से समृद्धि, नाम बोला गया है इसके लिए। और ये प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉपरेशन। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोऑपरेटिव बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट? अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका जो है ये क्या कहते हैं, स्ट्रेंथन एंड रोल ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर इन द इकोनॉमी। तो जो सहकारी संस्थाएं हैं या सहकारी जो सेवा है, तो उसको जो है किस तरीके से उसको बेहतर किया जाए, और इसको किस तरीके से जो है इसको जो योजनाएं हैं, या कह सकते हैं कि इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसमें इसको इम्प्रूव किया जाए, उसमें इसको लाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। विच स्टेट टॉप द मेडल टैली इन द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 जो हैं ये अभी हाल ही में संपन्न हुए, और इसमें जो है 18 नेशनल रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़े गए। और इसमें फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो हरियाणा रहा, सेकंड पोजीशन पे तमिलनाडु रहा, और थर्ड पोजीशन पे उत्तर प्रदेश रहा। हरियाणा ने जो है कुल 104 मेडल जो हैं अपने जीते हैं, और 74 जीते हैं तमिलनाडु ने, और उत्तर प्रदेश ने जो है 64 मेडल जीते हैं। और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, ये नई दिल्ली में, ये इसका समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 18 रिकॉर्ड्स तोड़े गए। ठीक है, तो ये जो है टॉप में कौन रहा है? हरियाणा रहा है। तो हरियाणा टॉप द मेडल टैली विद 34 गोल्ड, 34 गोल्ड, और 39 जो है सिल्वर, और 31 जो है ब्रॉन्ज मेडल्स जो हैं वो हरियाणा ने जीते हैं। और स्वर्ण पदक जो है 39, 31 रजत पदक, नहीं, स्वर्ण पदक जो है 34, फिर 39 जो है रजत पदक, और 31 जो है कांस्य पदक जीते हैं। टोटल पदक जो है वो 104 हैं। तमिलनाडु जो है वो 28 गोल्ड जीत करके 19 सिल्वर हैं, और 27 ब्रॉन्ज जो है कांस्य पदक जीत करके ये 74 टोटल पदक तमिलनाडु ने जीत करके ये सेकंड पोजीशन पे रहा है। उत्तर प्रदेश जो है ये तीसरे पोजीशन पे रहा है, 23 गोल्ड, 21 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। टोटल 64 मेडल इन्होंने जीते हैं। खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स हैं ये 2025, ये इसका समापन समारोह जो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया। 18 नेशनल रिकॉर्ड्स जो हैं वो तोड़े गए। इस इवेंट में 1300 पैरा एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। द इवेंट फीचर्ड 6 स्पोर्ट्स। अब कौन कौन से 6 स्पोर्ट्स जो हैं इसमें आयोजित किए गए? तो पैरा आर्चरी पहला तो है, दूसरा है एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स, तीसरा है बैडमिंटन, पैरा बैडमिंटन बोलेंगे इसको, चौथा है पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग, और पैरा टेबल टेनिस। ठीक है, ये खेल 6 खेल जो हैं इसमें
जो खेले गए, और इनके जो है खिलाड़ियों ने 1300 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया। और ये जो है इसका जो है समापन समारोह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ, और हरियाणा ने जो है इसमें सबसे प्रथम स्थान पाया है। उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, दो ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं जिन्होंने साइन किया है अभी हाल ही में एग्रीमेंट पर? एक एग्रीमेंट हुआ है जो प्रमोट डिजिटल एम्पावरमेंट रूरल एरिया, मतलब जो डिजिटल एम्पावरमेंट है उसको डिजिटल जो क्षेत्र है उसको कितना जो है इसको सशक्त सशक्त किया जाए, या कि इसका सशक्तिकरण के लिए जो है ग्रामीण क्षेत्र में इसको प्रमोट करने के लिए, इसको और आगे बढ़ाने के लिए जो है एक एग्रीमेंट सहमति पत्र पे साइन हुआ है। और ये जो है कौन से दो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये साइन किया है? तो ये जो है ये सहमति पत्र पर जो इन्होंने साइन किया है, ये नाबार्ड ने साइन किया है और भारत नेट ने साइन किया है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्राई ये नहीं है, डीओटी नाबार्ड, हाँ डीओटी नाबार्ड, ये वाला सी वाला सही है। ठीक है, तो द गोल ऑफ दिस पार्टनरशिप इज टू प्रोवाइड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरकनेक्टिविटी। तो ये पहले से भी बात चल रही थी कि गांव को भी जो है हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो इंटरनेट प्रोवाइडिंग है, इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। और इस ब्रॉडबैंड से जोड़ने के बाद जो है जो ग्रामीण इलाके की जो भी समस्याएं हैं उनको जो है जल्दी तरीके से उनका निपटान किया जाएगा। और डिजिटल रूप से जब ये जुड़ जाएगा तो जो सूचनाओं का आदान प्रदान होगा वो भी डिपार्टमेंटल आदान प्रदान भी ज़्यादा होगा। और जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका क्रियान्वयन जो है बेहतर तरीके से हो सके, इसके लिए भी इसमें लाभ मिलेगा। तो ये जो है ये इंस्टीट्यूशन, ये नाबार्ड और भारत नेट प्रोग्राम है, इसके तहत जो है ये चलाया जा रहा है। अब ये गोल जो है इस पार्टनरशिप का, टू प्रोवाइड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इंस्टीट्यूशन सपोर्टेड बाई नाबार्ड और अंडर द भारत नेट प्रोग्राम। तो डीओटी विल शेयर द भारत नेट। तो डीओटी और नाबार्ड जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है भारत सरकार का, उसके साथ साथ नाबार्ड का जो ये समझौता हुआ है, और उसमें जो है ये इसको जो हाई स्पीड इंटरनेट की को जो है ये प्रोवाइड करने की बात की गई है। तो ये जो है डीओटी विल शेयर भारत नेट एक्सेस पॉइंट्स पीओपी इन विलेज पंचायत अंडर द डिजिटल इंडिया फंड। डिजिटल इंडिया फंड जो है जनरेट किया जाएगा हर विलेज पंचायत में, और उसके तहत जो है ये जो भी सर्विसेज हैं वो सेवाओं का जो है आदान प्रदान किया जाएगा। और सेवाएं और जो भी ज़रूरी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए जो भी योजनाएं जो हैं वो जो चल रही हैं सरकार द्वारा, उनका क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है और किस तरीके से जो है वो विलेज पंचायत में या ग्राम पंचायत में पहुंच रही हैं। ग्राम पंचायत में जो है प्रत्येक व्यक्ति को, जो ग्राम सभा के मेंबर हैं, उनको जो है इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको लेकर के भी इसमें त्वरित रूप से जो है डिजिटल रूप से इसमें और भी बेहतर जो लाभ मिलेगा। ठीक है, तो हाउ मेनी विलेज पंचायत आर करेंटली सर्विस रेडी अंडर भारत नेट? तो भारत नेट के तहत जो है अभी तक कितनी विलेज पंचायत में ये सर्विस दी जा चुकी है? 2.1 लाख 2.18 लाख जो है ये इतने विलेजेस जो हैं वो इसमें भारत नेट के अंतर्गत ये आते हैं, जिनको जो है ये हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा चुकी है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, हु हैज़ बीन अवार्डेड द 2024 सरस्वती सम्मान फॉर हिज बुक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा ये बुक है जिसके लिए सरस्वती सम्मान 2024 से जो है किसको जो है ये मिला है? तो ये जो है ये भद्रेश दास जो है इनको मिला है। तो महोपाध्याय साधु भद्रेश दास हैं, इनको ये 34वां सम्मान जो है ये 2024 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इस सम्मान को स्थापित किया गया था। और ये जो है सम्मान बहुत इम्पोर्टेंट है के बिरला फाउंडेशन को लेकर के। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि सरस्वती सम्मान को लेकर के, तो याद रखिएगा ये 34वां सम्मान है। 2023 में दिया गया था वो 33वां था। ठीक है, तो ये इन्होंने जो है महोपाध्याय साधु भद्रेश दास जो हैं
इनको ये जो अवार्ड जो लिया है, मिला है इनको, ये किसके लिए मिला है? तो इन्होंने जो है ये स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा लिखी है एक बुक, और ये जो है संस्कृत में लिखी गई है, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड जो दिया जाता है उसमें जो 8वीं अनुसूची में संविधान की जो 22 भाषाएं हैं उसमें से जो है कोई भी राइटर को लिया जाता है, उन उनसे जो है कोई भी जो कृति होती है उनकी, उसमें से वो राइटर्स जो चुने जाते हैं उनको जो है इस अवार्ड दिया जाता है। और दूसरी बात जो बड़ी है वो ये है कि 10 साल के अंतराल में, अंतिम 10 साल के अंतराल में जो किताबें जो हैं वो पब्लिश की गई हैं, उनको लेकर के ये अवार्ड दिया जाता है, जो किसी भी भाषा में होनी चाहिए। जो 22वीं जो अनुसूची है, जो 8वीं अनुसूची है उसकी 22 भाषाएं हैं उसमें सम्मिलित हैं, उनमें वो समाहित होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है वापस BAPS, इसके जो है ये आचार्य हैं या मोंक हैं, सदगुरु हैं। तो बोचासन अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, ये नाम है इसका। 33वां जो सरस्वती सम्मान जो है वो 2023 में किसको मिला था? तो ये मिला था जो मलयालम की पोइट और राइटर हैं प्रभा वर्मा को। और उनके कौन से नॉवेल के लिए मिला था? उनके नॉवेल के लिए मिला था रौद्र सत्विकम के लिए मिला था उनको। ठीक है, उसके बाद ये अवार्ड के बारे में आते हैं। तो ये जो है अवार्ड जो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अमाउंट इसमें जो है ये 15 लाख की धनराशि दी जाती है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, और साथ में जो है एक सरस्वती की मूर्ति भेंट की जाती है। हरिवंश राय बच्चन को सबसे पहला सरस्वती सम्मान मिला था 1991 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रिचेस्ट पर्सन एशिया के अभी कौन बने हैं। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट निकली है उसके जो 2025 उसके आधार पर। तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 लिस्ट में जो एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बोले गए हैं वो है मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी की हालांकि धनराशि में जो उनकी कुल संपत्ति है उसमें गिराव आया है, उसमें जो है वो पिछले सालों में ये संपत्ति उनकी कम हुई है। उसके बावजूद जो है मुकेश अंबानी जो है ये सबसे टॉप पर हैं, एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बने हैं हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार। और सेकंड नंबर पे जो है ये गौतम अडानी हैं। और जो महिलाएं हैं, महिलाओं में भारत की जो महिला हैं रोशनी नदार को जो है ये HCL की फाउंडर रहे हैं, जो शिव नडार उनकी जो है धर्मपत्नी हैं। और उनको जो है ये अवार्ड जो है मिला है, जो इंडिविजुअल जो फर्स्ट रैंक जो बोली जाएगी कि जो महिला हैं उनको मिला है। तो 5th रैंक जो है ओवरऑल अगर वुमेन्स की लिस्ट लें तो 5th रैंक में ये आती हैं, 5वें स्थान पर विश्व में। और अगर इंडिया के रेस्पेक्ट में लें या एशिया के रेस्पेक्ट में लें तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आती हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, या इतनी संपत्ति जो है रिचेस्ट पर्सन में ये आती हैं। तो माफ़ कीजिएगा, अवार्ड नहीं, रिचेस्ट पर्सन की बात हो रही। ठीक है, तो मुकेश अंबानी जो है एशिया रिचेस्ट पर्सन, 8.6 ट्रिलियन रुपीज़ की इनकी वेल्थ है। गौतम अडानी की जो वेल्थ है वो 1 ट्रिलियन जो है वो बड़ी है। और अब जो है 8.4 ट्रिलियन की रुपए की इनकी वेल्थ है, इनकी संपत्ति है। रोशनी नडार HCL इंडिया रैंक्स 5th, 5वां स्थान है इनका ग्लोबली पूरे विश्व में। ये जो है रिचेस्ट वुमेन ये बनी है, इनकी $40 बिलियन संपत्ति है। उसके बाद भारत की जो थर्ड ग्लोबली विद, अच्छा भारत में जो टोटल जो है 284 बिलियन आयर्स हैं। ठीक है, ये जो है लिस्ट, ये हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार 2025 की जो लिस्ट जारी हुई है उसके अनुसार 284 जो इंडियंस हैं वो बिलियनायर हैं। उसके साथ जो है ये USA का स्थान जो है ये 870 है, और 823 जो है ये चाइना है। तो USA जो है फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे चाइना है, और थर्ड पोजीशन पे जो है ये थर्ड पोजीशन पे पूरे ग्लोबल में, पूरे विश्व में भारत है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिलियनायर हैं 284।
इंडिया एडेड 13 न्यू बिलियनर्स जो हैं उसमें ऐड हुए हैं, और ये जो है 284 ये हुआ है। और इससे पहले जो है इसमें 284 से अगर हम 13 हटाएं इसमें से, तो 271 जो है पहले टोटल बिलियनर्स थे पिछले साल, और इस साल जो है 2025 की लिस्ट में ये 284 हो गए हैं। एवरेज नेटवर्थ, जो एवरेज संपत्ति है इंडिया के जो बिलियनर्स हैं उनकी, 34,514 करोड़ रुपए है, जो कि चाइना से ज़्यादा है। 29,027 करोड़ चाइना की है कुल कुल जो संपत्ति है, वो एवरेज संपत्ति, औसत संपत्ति, और वो जो है 29,027 करोड़ जो है वो चाइना की है, और 34,514 करोड़ जो है वो रुपए जो है वो भारत की है। ठीक है, तो इसमें जो है एशिया में कहेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे इंडिया आ रहा है। तो ग्लोबल बिलियनर ग्रोथ जो है, सबसे पहले यूएसए में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है 27%, चाइना में 9% की ग्रोथ हुई है, और इंडिया में 10% की ग्रोथ हुई है। तो बिलियनर ग्रोथ में भी जो है ये इंडिया जो है ये 10% की ग्रोथ के साथ जो है सेकंड पोजीशन पे आता है। ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल बोला जाए तो इंडिया जो है थर्ड पोजीशन पे है, जो कि बिलियनर की लिस्ट है, तो 284 लोग जो बिलियनर हैं। ठीक है, अब जो रिचेस्ट वुमेन है उनका नाम क्या है? एलिस वाल्टन। ये वालमार्ट की हेड हैं यूएसए की। तो ये रिचेस्ट वुमेन बोली गई हैं। 102 बिलियन डॉलर की इनकी संपत्ति है। ठीक है, इनका नाम है एलिस वाल्टन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। What is the total worth of the Housing and Urban Development Project under National Building Construction Corporation, NBCC, National Building Construction Corporation, और महात्मा फूले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, महाप्रीत, के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वे एमओयू जो है ये अर्बन डेवलपमेंट के लिए है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, या जो जो निवास के लिए, या कह सकते हैं आवास एवं शहरी विकास के लिए ये प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च करेगी। ठीक है, तो इसके लिए ये एमओयू ये साइन हुआ है। और इस प्रोजेक्ट की जो है ये जो एमओयू हुआ है उसकी टोटल जो है वर्थ कितनी होगी, टोटल जो है संपत्ति उसमें जो है ये 25,000 करोड़ की संपत्ति का जो है ये एमओयू साइन हुआ है। ठीक है, ये एमओयू जो है 25,000 करोड़ का साइन हुआ है। तो एनबीसीसी साइन द एमओयू विद महाप्रीत फॉर 25,000 करोड़ हाउसिंग एंड अर्बन प्रोजेक्ट्स इन महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र का जो है उसका प्रोजेक्ट है, महाराष्ट्र सरकार का। तो एनबीसीसी विल प्रोवाइड प्रोफेशनल एडवाइस एंड मैनेज प्रोजेक्ट्स एंड कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। तो जो एनबीसीसी है वो प्रोफेशनल रूप से और साथ साथ जो है एक तरह से एडवाइस प्रोवाइड करेगी, और साथ साथ जो है जो भी प्रोजेक्ट रहेगा उसको मैनेज करेगी, उसको जो है उसका प्रबंधन करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको करने के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है अवसंरचना विकास को लेकर के। तो ग्रुप्स ऑफ बिल्डिंग एंड रेजिडेंशियल एरिया, तो जितनी भी बिल्डिंग हैं और जो रेजिडेंशियल एरिया हैं वो डेवलप किए जाएंगे, वो उनका जो है विकास किया जाएगा, या उनको जो है बढ़ाया जाएगा सिस्टमेटिकली, और वहाँ पे जो है अर्बन डेवलपमेंट किया जाएगा, और लिविंग कंडीशंस को जो है जो वहाँ रहने के लिए घर और जो आवास जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा, वो जो है बेहतर बनाया जाएगा। और एक तरह से जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है, जो अपार्टमेंट्स होते हैं उनको जो है रहने के लिए घर, इन सब के लिए जो है ये एनबीएफसी और दूसरी जो संस्था है जो महाप्रीत है, तो महात्मा फूले के नाम से जो संस्था है रिन्यूएबल एनर्जी की, नवीकरणीय ऊर्जा की, तो वो जो है इसमें इन दोनों लोगों ने, इन दोनों कंपनीज ने जो है ये एमओयू किया है। ठीक है, तो एफर्ट्स विल बी मेड टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन। एक तरह से ये जो एफर्ट्स होंगे, या जो इसमें जो कार्य किया जाएगा वो लिविंग कंडीशन जो है व्यक्ति की, या कह सकते हैं कि जो उसके जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यकताएं उनको जो है उनकी पूर्ति के लिए ये उपाय किए जाएंगे। और खास करके स्लम ड्वेलर्स, जो झुग्गी झोपड़ी में, या जो बस्तियों में, जो कच्ची बस्तियां होती हैं उसमें जो है लोग रहते हैं, तो उनकी जो मौलिक जो आवश्यकताएं हैं
वो उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है, और उसके उसके कारण जो उनके एजुकेशन है, जैसे वाटर ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है, या फिर कहेंगे कि स्वास्थ्य को लेकर के सेवाएं हैं, और उसके साथ साथ जो है उनके जीवनचर्या को लेकर के जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए उसको बढ़ाने के लिए, उनकी लिविंग कंडीशन को उनको जो है बढ़ाने के लिए ये जो है इसके उपाय किए जाएंगे। और ये जो है इसके लिए क्या होगा कि बिल्डिंग एंड रेजिडेंशियल एरिया जो है ये बनाए जाएंगे, ठीक है। और बाई प्रोवाइडिंग देम बेटर हाउसिंग, उनको अच्छा घर प्रदान किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डाटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट विल बी डेवलप्ड along with the project to promote clean and sustainable energy sources। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डाटा स्टोरेज, जो ये अवसंरचना को लेकर के जो डाटा स्टोरेज किया जाएगा, वहाँ से जो है जानकारी एकत्रित की जाएगी, उसके साथ साथ उसका जो है प्रबंधन किस तरह करना है, और उसके जिससे कि जो है वो डेवलप्ड हो सके एरिया। और इस प्रोजेक्ट के साथ जो कि प्रमोट करे क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी को। तो समावेशी ऊर्जा को, और जो कह सकते हैं कि साफ एवं समावेशी ऊर्जा को जो है प्रोवाइड करे। और साथ साथ जो है इसमें जो ये इसके सोर्सेज को जो है वो उनको भी जो है बेहतर बनाए। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कही गई है वो यही है कि जो MOU साइन हुआ है, ये 25,000 करोड़ का ये साइन हुआ है। और ये जो झुग्गी झोपड़ी हैं या जो मलिन बस्तियां हैं, जहाँ पर जो है लोग अपनी मतलब जीवनचर्या भी सही तरह से नहीं चला पा रहे हैं, और तो उनको जो है इसमें फ़ायदा मिलेगा, उनको जो है मदद पहुंचाई जाएगी, ताकि जो है उनकी लिविंग कंडीशंस अच्छी हो सकें। और जो भी रेजिडेंशियल एरिया है और अपार्टमेंट्स हैं वो बनाए जाएंगे, और उनमें इनको शिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये जो है टोटल अभी 29 और 30 मार्च की जो करंट अफेयर्स है उसको हमने जाना। और जो पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी की हमारी सीरीज चल रही है, उसमें जो है उसका भी वीडियो अब आपको जो है जल्दी अब मिलेगा। और डेली कोशिश करेंगे कि वीडियो आपको मिलते रहें। और जिन लोगों से ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा आग्रह है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी जो वीडियो हो, अपलोड हो, तो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। उसके साथ साथ जो है ये भी कहना है मेरा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट में जो है हमारा प्रोत्साहन करने के लिए आप कमेंट करें, और साथ साथ में वीडियो जो है लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम जो है आप लोगों की जो भी स्टडी मटेरियल है, और जो स्टडी को लेकर के भी जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं या फिर सब्जेक्ट बेस्ड जो मटेरियल है, उसको जो है बेहतर तरीके से आपके सामने रख सकें, आपको पहुंचा सकें। नमस्कार।